नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेखक रविंद्र केळेकर जी द्वारा लिखित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक रविंद्र केळेकर जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की निष्ठा, ईमानदारी, दया, करुणा, बंधुत्व, समभाव, सहृदयता आदि पक्षों पर प्रकाश डालते हुए गोवा मुक्ति संग्राम में उनके योगदान की चर्चा की है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन से संबंधित अनेक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति आदर भाव व्यक्त किया है तथा उनके असामान्य व्यक्तित्व को पाठकों के सम्मुख बड़े ही सुंदर रीति के साथ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वीडियो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस पाठ का सारांश है। लेखक इस पाठ की शुरुआत में लिखते हैं कि आज की राजनीति भ्रष्ट हो गई है और आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे सच्चे लोकनायकों की देश को अति आवश्यकता है। आज समाज के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उन सभी में त्याग, चरित्र, विद्वत्ता आदि गुण नाम मात्र के लिए भी दिखाई नहीं देते। वर्तमान राजनीति की ये दुर्दशा देखकर लेखक बड़ी निराशा व्यक्त करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज हमारे बीच नहीं है, ये सोचकर ही उन्हें बहुत दुख होता है। लोहिया जी के असामान्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक लिखते हैं कि डॉक्टर लोहिया कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे तो शूरवीर, धीर गंभीर, त्यागी स्वभाव के, बाहर से किसी वज्र यानी शस्त्र के समान कठोर और अंदर से फूल से भी कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा समाज में नए परिवर्तन लाने के सपने देखे, यानी लोहिया जी में पुरानी दुनिया के स्थान पर नई दुनिया बसाने की क्षमता थी। उनके इन्हीं गुणों की प्रशंसा करते हुए महात्मा गांधी जी लिखते हैं, डॉक्टर लोहिया इज़ नॉट अ लिटिल मैन। वर्तमान समय में भ्रष्ट चरित्र एवं मूल्यहीन लोग आसानी से लोकसभा में पदस्थ होते हैं, लेकिन लोहिया जी को इसी लोकसभा में पहुंचने के लिए पूरे 15 साल लगे। गोवा वासियों के लिए 18 जून 1946 की तिथि विशेष महत्व रखती है। डॉक्टर लोहिया जी के गोवा आगमन की सूचना ने आराम तलब गोवा वासियों में क्रांति की चिंगारी उत्पन्न कर दी और पुर्तगालियों से लड़ने का जोश भी निर्माण किया। गोवा वासी आज भी डॉक्टर लोहिया के इस साहसिक कार्य के लिए उनके सदैव ऋणी है। इसी संदर्भ में लेखक मनोहर राय सरदेसाई की कविता की कुछ पंक्तियों का उल्लेख भी करते हैं, जो विशेष रूप से डॉक्टर लोहिया के गोवा आगमन के संदर्भ में लिखी गई है। ये कविता इस प्रकार है। उदकलेगी चालले रगत आणि रगत चालले हुन, उदकलेगी चालले रगत आणि रगत चालले हुन, बाबा तुका याद असा 18 जून 18 जून, बाबा तुका याद असा 18 जून 18 जून। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का स्वभाव एवं स्मरण शक्ति अद्भुत थी। उनका व्यक्तित्व भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावी रहा है। एक श्रेष्ठ लोकनायक होने के बावजूद उन्होंने कभी भी जाति, पद, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। उनकी स्मरण शक्ति तो इतनी तेज थी कि वर्षों पहले मिले व्यक्ति को सालों बाद मिलने पर भी सीधे नाम लेकर पुकारते। जैसे कि इवाग्रियो जॉर्ज से वे पहली बार सन 1946 में गोवा भ्रमण यानी दौरा करते समय मिले थे, लेकिन सत्याग्रह करने के कारण जब लोहिया जी को 1 वर्ष तक आगवाद जेल में शिक्षा दी गई
और जेल में शिक्षा भुगतने के बाद लोहिया बेलगाम चले गए और वहाँ से मुंबई। इसके बाद लोहिया दिल्ली चले गए और वहाँ कुछ वर्षों तक आकाशवाणी में नौकरी की। इस बीच इवाग्रियो और लोहिया जी में लगभग 9 सालों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन लगभग 9 वर्षों बाद एक सभा में इन दोनों की मुलाकात हुई, जहां इवाग्रियो जॉर्ज हजारों की भीड़ में अंतिम पंक्ति की एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और ये मान लिया था कि लोहिया जी तो उन्हें भूल भी गए होंगे। जब लोहिया ने वहां उपस्थित लोगों से वे उन्हें किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे यह प्रश्न किया, तो लोगों ने उन्हें हिंदी में भाषण देने के लिए आग्रह किया, क्योंकि उस समय हर कोई अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मत हो गए थे। उस समय लोहिया ने सीधे अंतिम पंक्ति में बैठे इवाग्रियो को संबोधित करते हुए पूछा, डिड यू पिकअप इनाफ हिंदी इवाग्रियो? यानी इवाग्रियो, क्या तुम्हें हिंदी समझ आती है? इस प्रसंग से उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति की पहचान लेखक ने कराई है। लेखक लिखते हैं कि भले ही हाथ में सत्ता होने के कारण जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू से और अलौकिक व्यक्तित्व के कारण आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित थी, फिर भी जनता तथा उनके अनुयायी डॉक्टर लोहिया की सहृदयता के कारण उन पर प्राण न्योछावर करते थे। महात्मा गांधी के बाद जनता को एकता के सूत्र में बांधने का साहसिक कार्य केवल लोहिया ने ही कर दिखाया है। ये कार्य लोहिया ने समर्पित तथा निष्ठा भाव से ही साध्य किया है। लेखक स्पष्ट शब्दों में इस सत्य को भी प्रकट करते हैं कि जो लोग लोहिया से सामाजिक स्तर पर बड़े थे, उनसे लोहिया ने वैचारिक संघर्ष किया तथा छोटे अनुयायियों के सामने वे और भी छोटे और विनम्र बने। लोहिया का अपने अनुयायियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा। लेखक भी अपने जीवन का एक बेहद रोचक प्रसंग का उल्लेख कर इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें सिगरेट पीने की आदत थी और वे लोहिया जी से चोरी छिपे सिगरेट पिया करते थे, जिसे लोहिया जी ने एक बार देख लिया और उनका यही संकोच दूर करने के लिए लोहिया जी ने लेखक की जेब में हाथ डालकर सिगरेट पीने की इच्छा जाहिर की। तब से लेखक का लोहिया जी के सामने सिगरेट पीने का संकोच दूर हुआ। एक बार समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा में लोहिया जी अन्य मान्यवरों के साथ, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता और कमला देवी चट्टोपाध्याय मंच पर आसीन थे और लेखक के साथ उनके और 2 परिचित लोहिया जी से मिलना चाहते थे। लेकिन लेखक को देखकर लोहिया जी स्वयं बीच में ही उठकर नीचे उतरकर लेखक से मिलने आए। जब उनसे लेखक ने पूछा कि वे ऐसे बीच में सभा छोड़कर क्यों आए, वे तो इतने महान हैं, तो लोहिया ने कहा कि आप भी महान हो, आपसे किसने कहा कि आप महान नहीं हैं? उनके यह शब्द सुनकर लेखक का उनके प्रति प्रेम और आदर और भी बढ़ गया। लेखक बताते हैं कि मनोविज्ञान में एक नियम है, लॉ ऑफ एसोसिएशन। जैसे शादी का नाम लेते ही दिमाग में मंडप, शहनाई का दृश्य नज़र आता है, वैसे ही दिल्ली के कैनॉट प्लेस का टी कॉर्नर का नाम सुनते ही लोहिया की याद आती है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां लोहिया जी का अधिकांश समय युवकों के साथ बीतता था। वे इन युवकों से अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। लोहिया संभाषण चतुर व्यक्ति थे। एथेंस में चबूतरे पर बैठकर जिस प्रकार सुकृतियों ने नौजवान युवकों को विचार विमर्श करने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेक नौजवानों को अलग अलग विषयों पर
विचार विमर्श करने के लिए बाध्य किया और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की शिक्षा और विद्रोह करने की दीक्षा भी दी। भारत स्वतंत्र होने के बाद अधिकांश लोग जेल नहीं गए, लेकिन लोहिया पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि वे आज़ादी मिलने के बाद भी कई बार जेल गए। उनके अनुयायियों को भी कई बार जेल जाना पड़ा। लोहिया जी ने हमेशा असत्य से नफरत की, घृणा की। अपने अनुयायियों को उन्होंने सदैव झूठ मत बोलो की शिक्षा दी। उनका कोई परिचित यदि असत्य के मार्ग पर चलता तो उनसे वो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे तथा स्पष्ट शब्दों में उनकी अवहेलना करते। उदाहरण के लिए असमिया भाषा के उपन्यासकार वीरेंद्र भट्टाचार्य प्रारंभ में लोहिया जी के एक अच्छे अनुयायी थे, लेकिन बाद में लोहिया जी ने वीरेंद्र जी से सारे संबंध तोड़ दिए। किसी सभा में जब वीरेंद्र जी की मुलाकात लेखक से हुई और लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि उन्होंने लोहिया जी का साथ क्यों छोड़ दिया, तो उत्तर में वीरेंद्र जी ने कहा कि वे यानी लोहिया जी उन्हें जिस स्थान पर देखना चाहते थे वहां पहुंचने की शक्ति उनमें नहीं थी। वे एक अनोखी दुनिया में जी रहे थे। लोहिया जी की यही सत्यवादिता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने कहा था, आप बहादुर हो, बुद्धिमान हो, आप में जो अलौकिक चीज़ है वही आपको अपने साथियों से अलग करती है। ये है शील, आप शीलवान हो, अखंड, सत्यनिष्ठ एवं नेक इंसान हो। आप में जो चारित्रिक गुण है ये किसी अन्य व्यक्ति में आसानी से नहीं दिखाई देता। लोहिया जी ने हमेशा अपने अनुयायियों को चरित्रवान बनने की शिक्षा दी। उदाहरण के लिए प्रारंभ में लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सत्ता हाथ में आने पर वे समझौतावादी हो गए हैं तथा अपने मूल्यों को तिलांजलि दे रहे हैं, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी अपने आप को अलग कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार एक वक्तव्य में कहा कि महात्मा गांधी अब किसी काम के नहीं हैं। नेहरू के इस कथन का करारा जवाब देते हुए लोहिया ने कहा कि जिस सीढ़ी की सहायता से आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, आज उसी को ठुकरा रहे हैं। आप कृतघ्न हो, बेईमान हो। अब मैं आपका मुंह कभी भी नहीं देखूंगा और आपकी जो प्रतिमा जनमानस में बनी हुई है, मैं उसी को आजीवन तोड़ने का प्रयास करूंगा। इन शब्दों में लोहिया जी ने पंडित जी की खुलेआम बेइज्जती की। पंचमढ़ी में एक अधिवेशन में जर्मन मार्क्सवादी शुभंकर लिखते हैं कि मार्क्स के पश्चात समाजवादी विचारों में मौलिक योगदान देने वाले लोहिया पहले चिंतक हैं। लोहिया ने अधिक साहित्य नहीं लिखा। उनकी प्रकाशित किताबें उनके भाषणों का संकलन है, जिसका संग्रह दूसरों ने किया है। इनमें इतिहास चक्र पुस्तक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोहिया जी ने मौलाना आज़ाद द्वारा लिखी गई इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की समीक्षा गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन इस शीर्षक से प्रकाशित की है। अशोक वाजपेयी जी जब गोवा आए थे तो उन्होंने लोहिया की प्रशंसा में कहा था कि लोहिया अद्भुत स्वभाव के व्यक्ति थे। यदि मुझे हिंदी का एकाध निबंध संग्रह संपादित करने का अवसर मिला तो मैं उनका कम से कम 2 निबंध अवश्य शामिल करूंगा। हिंदी के एक बड़े लेखक के रूप में वे मेरे सामने हैं। लोहिया जी स्वयं को हेरेटिक गांधीवादी मानते थे। बुद्ध को महात्मा से श्रेष्ठ मानने वाले गांधीवादी व्यक्तियों को देखकर दुखी होकर वे कहते थे कि वे स्वयं जाने कि महात्मा गांधी को छोटा बनाने में उन्हें क्या सुख मिलता है। महात्मा गांधी ने बुद्ध के बाद 2500 वर्षों के बाद जन्म लिया, लेकिन वे बुद्ध से
इतने सालों से आगे है। लोग इन्हें इतना छोटा क्यों समझते हैं? ये बात हमें कबूल करनी पड़ेगी कि हम गांधी जी को पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाए। जो महात्मा गांधी को अच्छी तरह नहीं पहचान पाए, वे बुद्ध को क्या पहचानेंगे? विद्रोह लोहिया के रूप का पर्याय है। यदि लोहिया के स्वभाव का लाखवां हिस्सा भी उनके अनुयायियों में आ जाता तो हिंदुस्तान का पूरा स्वरूप ही बदल जाता और उनका जीवन सोना बनता। अंत में अत्यंत दुखी मन से लेखक लिखते हैं कि लोहिया ने कभी भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में असत्य से समझौता नहीं किया तथा कड़वा सत्य बोलने में कभी संकोच नहीं किया। जब देश उनकी ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा था, तब मात्र 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। यदि देश स्वतंत्र होने के बाद लोहिया जी हमारे बीच और अधिक समय के लिए होते तो शायद आज हमारे देश का मानचित्र और रूप रंग कुछ और ही होता। आशा है बच्चों, आप लोगों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस पाठ का सारांश समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। प्रेम के साथ धन्यवाद।